हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सबों को होली की हार्दिक बधाई। लेकिन होली के रंगों में इतने मशगूल ना हो जाएं कि आप ये भूल जाएं कि आपकी बोर्ड की परीक्षा चल रही है। और याद रखें कि आपकी असली होली तभी होगी जब आपके मेहनत के रंगों का असर आपके मार्कशीट पर देखने को मिलेगा। तो आपकी सोशल स्टडीज की परीक्षा आने वाली है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चैप्टर का क्विक रिवीजन कराया जाए। और इस सारे वीडियोस में केवल वैसे ही इम्पोर्टेंट टर्म्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। और इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रिसोर्स everything available in our nature which can be used to satisfy our needs, and it should be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। तो सबसे पहला पॉइंट है जो रिवीजन करने का इस चैप्टर में, वो है रिसोर्स का डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। रिसोर्स, ये 3 पॉइंट, लास्ट के 3 पॉइंट जो दिए गए हैं, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड मैन। और ये एनसीईआरटी के वर्ड के अनुसार ये लिखा हुआ है, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। So, what is the relationship between the man and environment, or what is the relationship between the nature, technology and the institution? इस तरह से इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स, कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो उसका सीधा यही आंसर होगा जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। Human being interact with nature through technology and create the institution to accelerate their economic development. They transform material available in our environment into resource and use them। तो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड नेचर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट बोथ आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। नेचर ने हमें रिसोर्स प्रोवाइड कराया है और हम लोग उसको यूटिलाइज करके प्रोड्यूस्ड गुड में बदलते हैं। तो यही रिलेशन होता है बेसिकली नेचर का ह्यूमन बीइंग्स के साथ। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्स। टाइप्स ऑफ रिसोर्स आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, इसलिए इसे मैं फास्टली आगे जाऊंगा लेकर। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स। You all are aware of that biotic resource means all the living things and abiotic resource means all the non-living natural things। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी। रीन्यूएबिलिटी को ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी भी कहा जाता है। रीन्यूएबिलिटी को ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी भी कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी बोले या ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी बोले, एक ही बात है। तो रीन्यूएबल रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जो कि रीन्यूड होते रहते हैं, मतलब फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा रीन्यूड होते रहते हैं। रीन्यूड रिसोर्स को रीन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। Again, renewable resource are further divided into 2 subtypes, continuous or flow resource and biological resource। Continuous or flow resource means the moving water, and the biological resource means forest and wildlife। These are comes under this category। तो इसको अच्छे से याद रखें। the sub type of renewable resource, continuous and flow और biological resource। वहां मैंने कंटिन्यूअस और फ्लो गलती से लिख दिया है, कंटिन्यूअस एंड फ्लो होगा। दूसरा, कंटिन्यूअस और फ्लो होगा। और दूसरा बायोलॉजिकल रिसोर्स, जिसमें कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स which occurs a very long geological। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स
जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जो कि बहुत ही लंबा समय लेते हैं बनने में, उनके फॉर्मेशन में बहुत ही लंबा समय लग जाता है। तो इसके बारे में हम लोग अगर एग्जाम में लिखने को आएगा तो आप क्या लिखेंगे? द रिसोर्स विच ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर इट्स फॉर्मेशन, it is known as the non-renewable resources, and it takes millions of years ago for the formation. Some of the examples of non-renewable resources are coal, petroleum, etc., minerals. And again, non-renewable resources are further divided into two types: recyclable and non-recyclable. जितने भी मेटेलिक रिसोर्स हैं, जितने भी मेटेलिक मिनरल्स हैं, वो सारे रिसाइकेबल रिसोर्स होंगे। और जो नॉन रिसाइकेबल, जैसे कि एग्जांपल, उसका बेटर एग्जांपल हो सकता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आर द नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेस। अब हमारा अगला टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। On the basis of ownership, there are 4 types of resource. Individual resource. Individual resource को आप लोग जानते ही होंगे। आपका जो own property है, आपका जो अपना खुद का प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज द कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स, जैसे कि आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो आप जानते होंगे विलेज हैव कॉमन वेल, village has a common grazing grounds, a village has a common pond, tank, etc. तो ये सारे रिसोर्स को कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है नेशनल रिसोर्स, जिसमें हमारे देश का अधिकार होता है, वो नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। नेशनल रिसोर्स में जैसे कि रोड, रेलवेज, कैनल्स, ये सारे राष्ट्र की संपदा है, तो ये नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इसमें आपको एक और चीज पढ़ना है, ओशियन के अंदर भी 12 नॉटिकल माइल यानी कि 22.2 किलोमीटर तक का जो वाटर होता है, वो उस पर भी हमारे देश का ही अधिकार होता है। मतलब किसी कंट्री के बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक ओशियन के अंदर भी वाटर पर हमारे उसी कंट्री का अधिकार होता है जिसके बॉर्डर से वो सटा हुआ है, और इसे हम लोग टेरिटोरियल वाटर के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज टेरिटोरियल वाटर, तो आप आंसर लिखेंगे ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज अ टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेस देयर इन बिलोंग टू द नेशन। और इस टेरिटोरियल वाटर एरिया के अंतर्गत जितने भी रिसोर्स आते हैं वो उसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जिसके बॉर्डर से वो सटा हुआ है। इसके बाद